2 दिन पहले जहाज़पुर में हुआ, रात के अंधेरे में भीलवाड़ा तहसील के जहाज़पुर में बुलडोज़र चलाए गए। वो शायद हमारे हिसाब से बुलडोज़र की आखिरी कार्रवाई है, क्योंकि आपने जब अपना इंट्रो शुरू किया तो आपने कहा कि सरकारी वकील जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, वो उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक संस्थाओं के हाथ बांध रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि 2022 में जब जहांगीरपुरी वाला मामला हुआ था तो एक पिटीशन दायर हुई थी PIL जमीयत उलमा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, और उसमें दूसरी पार्टी बनी थी बृंदा करात, तीसरी पार्टी बनी थी जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी, और उसके बाद NFIW और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे। और उस समय यही सरकारी वकील तुषार मेहता ने कोर्ट में ये बात कही थी कि ये सारे लोग दिल्ली के NGO हैं और जिनके मकान तोड़े गए हैं उनके पास न मकान के कोई कागज़ हैं और ना ही वो वैध हैं, वो सब अवैध कब्ज़े हैं और उनको ये बात मालूम है, इसलिए वो कोर्ट तक नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने APCR की ओर से जब ये मकान का सिलसिला अभी फिर शुरू हुआ, जबकि थमा ही नहीं था, बल्कि ये रिसेंट जो उदयपुर में मकान गिराया गया जिसमें 2 बच्चों की झगड़े के बाद एक मकान को गिरा दिया गया, जबकि वो मकान किराए पे रह रहे थे, बच्चों के फादर मकान पे किराए पे रह रहे थे। तो जिसका मकान गिराया गया था राशिद खान, उनको APCR ने की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और APCR राशिद खान को दूसरा मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट के जावरा में मोहम्मद हुसैन, जिनका मकान में उनके भाई भी रहते थे, उनका बेटा किसी मामले में संलिप्त पाया गया था, जिसके तहत मोहम्मद हुसैन का मकान गिरा दिया गया था। तो हम लोगों ने राशिद खान और मोहम्मद हुसैन को पार्टी बनाया और हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो इस बार ये PIL जिस पे हमने जमीयत उलमा हिंद की PIL पे मेंशन कराया, जिस पे जस्टिस गवई की बेंच थी, और पुराने समय में ये देखा गया इन 2 सालों में कि सबसे अच्छी बेंच यही थी। इस कारण हम लोगों ने इन 2 लोगों के साथ रिट पिटीशन को मेंशन कराया, जिसमें हमारे वकील चंद्र उदय सिंह CU सिंह हमारे वकील थे। तो पिछली सुनवाई में पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पहली बार मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस इशू किए। आज उन नोटिस पे बात हुई और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी बुलडोज़र चलाए गए थे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है और कंप्लीट रोक लगा दी। और सरकारी वकील जो बार बार ये कह रहे थे कि मेन पार्टी नहीं आती, तो हम लोग मध्य प्रदेश जावरा से और उदयपुर से राशिद खान और मोहम्मद हुसैन को मेन पार्टी के तौर पर लेकर आए हैं। तब इस बार सरकारी वकील तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं बचा, तो उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन को हाथ बांध दे रहे हैं। तो जज साहब जस्टिस गवई ने ये टिप्पणी करी कि आसमान स्काई विल नॉट फेल, तो आसमान जो है वो नहीं गिर जाएगा, आप इंतज़ार कीजिए। तो हम इस उम्मीद पर हैं कि जब 1 तारीख को अगली सुनवाई होगी तो इस इंटरिम ऑर्डर को परमानेंट ऑर्डर बना दिया जाएगा। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं चंद्रोदय सिंह CU सिंह एडवोकेट के, जिनको हम लोगों ने APCR की ओर से राशिद खान और मोहम्मद हुसैन के लिए हायर किया था, और उन्होंने ही अपनी कैपेसिटी पे इस केस को जो डंप पड़ा था 2022 से उसको मेंशन कराया था, और आज इस केस में एक निर्णायक मोड़ पर लेकर आए हैं। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, चंद्रोदय सिंह वही वकील हैं जिनको हम लोगों ने UP के नेम प्लेट मामले पर भी किया था, और नेम प्लेट मामले में भी पहला इंटरिम ऑर्डर आया था, बाद में वो इंटरिम ऑर्डर परमानेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंटरिम ऑर्डर आगे आने वाले दिनों में परमानेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो। उसके अलावा हम लोगों ने एक गाइडलाइन आज सबमिट करी है 4 दिन पहले, और उस गाइडलाइन में हमने डिटेल डाली है। अगर आप लोग वो कहेंगे तो हम लोग आने वाले दिनों में वो भी आपसे शेयर कर देंगे कि इन नियमों का पालन करते हुए कोई अगर बुलडोज़र की अवैध कार्रवाई होनी है तो भी इन नियमों का पालन करते हुए वो कार्रवाई की जाए। और उम्मीद ये है कि उस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट स्टेट को इंस्ट्रक्शन देगा, तो ये जो इलीगल बुलडोज़र चल रहा है वो रुक जाएगा। क्या वो गाइडलाइंस है, कुछ पॉइंट उनमें? देखिए, उसमें बहुत डिटेलिंग करी है कि सामने वाले को टाइम ऐसा होता है कि सैटरडे में वो नोटिस इशू करे जाते हैं और संडे में वो गिरा दिया जाता है। अभी जिस जावरा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ही एक केस में हम लोग हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए, स्टे ऑर्डर 12 बजे रिलीज़ हुआ,
जब तक वो ईमेल और फैक्स पहुंचता ऑर्डर का 12:15 बजे मकान तोड़ दिया गया। तो उसमें कोई प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हो रहा। प्रोसेस ये है कि अगर नोटिस है तो नोटिस का जवाब देने का टाइम दिया जाए, कोर्ट में पहुंचने का टाइम दिया जाए, नोटिस किस बैकग्राउंड पे इशू किया जा रहा है उसको। आज आपने सुना होगा कि मकान के अंदर गाड़ियां खड़ी थी तो कहा गया कि उसकी परमिशन नहीं ली तो गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। तो जबकि इलाहाबाद में जो हम लोगों ने देखा कि नोटिस जावेद मोहम्मद को दी गई, मकान परवीन फातिमा का था और सुबह सुबह जावेद मोहम्मद की नोटिस के नाम पे परवीन फातिमा का मकान तोड़ दिया गया। जबकि केस में ये भी नहीं मालूम था इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि मकान किसके नाम है। तो इतना ब्लंडर पूरा चल रहा था, तो उसको सिस्टमेटिक करने की बात हुई। जबकि उसी इलाहाबाद में जहाँ पर जावेद का मकान तोड़ा गया वहाँ पर इलाहाबाद प्राधिकरण के खुद के अपने पेपर नहीं थे। तो हम लोगों ने एक ड्यू प्रोसेस की बात करी है। जिस तरह से लिंचिंग के मामलों में तहसीन पूनावाला की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है, स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन उस गाइडलाइन के खिलाफ इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन जो हम लोगों ने सबमिट करी है वो गाइडलाइन को फॉलो करेगा और आने वाले दिनों में ये अवैध बुलडोज़र को रोका जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा ये अवैध बुलडोज़र खुद न्यायालय पर है। तुषार मेहता ने एक बात और कहते हुए कहा कि जब इस बात को कहा जा रहा है कि एक धर्म मात्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मध्य प्रदेश का एक उदाहरण ये है कि 60 दुकानें एक जगह तोड़ी गई जिनमें से 50 हिंदुओं की थी। देखिए, तुषार मेहता बहुत चालाक आदमी है। हम बात कर रहे हैं डेमोलिशन की और प्यूनिटिव डेमोलिशन की, जिसमें किसी को कलेक्टिव पनिशमेंट देने के लिए बुलडोज़र चलाया जाता है। वो प्यूनिटिव डेमोलिशन है। यानी कि खरगोन में 111 लोगों के मकान तोड़ दिए गए और बताया चला कि उनके बच्चों के नाम FIR में शामिल थे। तो एक तो प्यूनिटिव डेमोलिशन है, एक है इंक्रोचमेंट। तो तुषार मेहता जो डाटा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं वो इंक्रोचमेंट का है। अगर अतिक्रमण की कार्रवाई है, नगर पालिका की ज़मीन पर किसी ने मकान बना लिया है, उस पर बुलडोज़र चलाया और उस पर हिंदू शामिल हैं, तो आप उसको ऐड करके और उसमें जिन्होंने आपने सिर्फ अपराध के नाम पर आपने बुलडोज़र चला दिया है उनका डेटा आप मर्ज कर देते हैं। यही इन्होंने दिल्ली दंगे के समय पे किया था। दिल्ली दंगे पे जब हम लोगों ने कहा कि इस पे आपने कितने मुसलमान अरेस्ट किए हैं और कितने हिंदू अरेस्ट किए हैं, डेटा दीजिए, तो उन्होंने क्या किया, पूरे दिल्ली में जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनका डेटा दिया। और जाहिर सी बात है, जब पूरे दिल्ली के डेटा की बात करेंगे तो वो नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो नंबर तो कम नहीं होंगे। अब पश्चिमी दिल्ली में तो वो मामला नहीं है। हम स्पेसिफिक बात कर रहे थे कि दयालपुर में, सीलमपुर में के थानों में कितने लोग आपने अरेस्ट किए हैं जहाँ पर दंगा हुआ है। तो वहाँ का डेटा देने के बजाय आप पूरे स्टेट का डेटा दे देंगे जिसकी आबादी 1,40,00,000 है। तो हमेशा जो वो ये बात कर रहे हैं वो कोर्ट को भ्रमक जो है जानकारी दे रहे हैं, भ्रम देने वाली। और उस पर भी हम लोग अगली बार डेटा देंगे कि हमारा सवाल प्यूनिटिव डेमोलिशन पर है, जिस पे अपराध होते ही एक फर्जी FIR लिखी जाती है और उस FIR को लिखते ही मकान गिराया जाता है। हमारा सवाल अतिक्रमण के नाम पर होने वाली कार्रवाई पर नहीं है, जिसका डेटा देकर कोर्ट को भ्रम फैलाने वाली पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या कंपनसेशन पर कुछ किया जाएगा? देखिए, कंपनसेशन पर हमारी जो है वो इलाहाबाद में जावेद साहब के मामले को, जिसको APCR और हम लोग देख रहे हैं, उसमें 3 दिनों के अंदर हियरिंग है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और अगली हियरिंग में हम ये बात करेंगे कि जिन लोगों के मकान अनजस्टिफाइड तरीके से गिराए गए हैं उन पर कंपनसेशन देना चाहिए और कंपनसेशन हमारी डिमांड रहेगी।